प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है समसूत्री विभाजन माइटोसिस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने असूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा। असूत्री विभाजन के बाद हमने कोशिका चक्र के बारे में पढ़ा। कोशिका चक्र में बच्चों हमने ये जाना कि कोशिका एक चक्र के रूप में अंतरावस्था और विभाजन अवस्था दोनों रूपों में या दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो अंतरावस्था यानी इंटरफेज और विभाजन अवस्था ये एक के बाद एक आती हैं और वो एक चक्र के रूप में पाई जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। विद्यार्थियों, अंतरावस्था के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। अंतरावस्था असल में विभाजन से पहले की अवस्था है, विभाजन की तैयारी की अवस्था है। विभाजन के लिए कोशिका अपने आप को तैयार करती है इस अवस्था में। उसके बाद जब अंतरावस्था खत्म होती है तो कोशिका विभाजन अवस्था में प्रवेश करती है। और कोशिका विभाजन मूल तौर पर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। विद्यार्थियों, पिछली कुछ कक्षाओं में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। समसूत्री विभाजन के बाद दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से समसूत्री विभाजन के बाद दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। दूसरा बड़ा अंतर जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में है वह यह है कि समसूत्री विभाजन में जो बनने वाली कोशिकाएं होंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के मातृ कोशिका के समान पाई जाएगी। यानी ये कोशिका है, ये विभाजन करती हुई और इन दो कोशिकाओं में विभक्त हो गई, तो इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो इस कोशिका के समान होगी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका जनक कोशिका की आधी रह जाती है और 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से अंत में कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। विद्यार्थियों, अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों में लैंगिक जनन के समय युग्मक निर्माण के दौरान पाया जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन कोशिका में मरम्मत के लिए, कोशिका वृद्धि है ना, कुछ अल्प विकसित कम विकसित जो पादप हैं उनमें जनन का भी एक तरीका है। तो आज हम समसूत्री विभाजन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम समसूत्री विभाजन किस प्रकार से संपन्न होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समसूत्री विभाजन के बारे में जानें। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। पहली लाइन ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होगा, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसमें जनक कोशिका के, यहाँ जनन की जगह ये जनक कोशिका है, जिसमें जनक कोशिका के गुणसूत्र लंबवत मध्य भाग से विभाजित होकर 2 संतति केंद्र बनाते हैं। जनक कोशिका का कोशिका द्रव भी 2 भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्र उपस्थित रहता है। इस तरह जनक कायिक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करती है। इस विभाजन को फ्लेमिंग ने 1852 में समसूत्री विभाजन नाम दिया। यह संतति कोशिकाएं गुणात्मक तथा मात्रात्मक लक्षणों में एक समान होती हैं तथा जनक की प्रतिकोपी होती हैं, तो गुणसूत्र संख्या, आकार की व जीन भी समान होते हैं। यह विभाजन अप्रत्यक्ष विभाजन कहलाता है। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से, एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों में अपनी जनक कोशिका के समान ही होती हैं। यानी अपनी जनक कोशिका की फोटोकॉपी होती हैं, प्रतिकॉपी होती हैं। उनमें गुणसूत्र संख्या, आकार की, जीन यानी बाहरी और आंतरिक लक्षण अपनी जनक कोशिका के समान ही होते हैं। इसलिए इस विभाजन को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं। विद्यार्थियों,
अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली कोशिकाएं अपनी मातृ कोशिका के समान नहीं होती, उनमें नए लक्षण आते हैं। इस प्रकार से वो अप्रत्यक्ष विभाजन नहीं है। समसूत्री विभाजन में कोशिका का केंद्रक विशिष्ट प्रतिक्रियाएं एवं प्रावस्थाएं प्रदर्शित करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जनक कायिक कोशिकाएं विभिन्न संतति कोशिकाओं का निर्माण करके जीवों में निरंतर वृद्धि करती हैं। यानी वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कई कोशिकाओं में होने वाले समसूत्री विभाजन में अनेक तत्व सक्रिय रहकर कुछ विशिष्ट संरचनाएं जैसे तर्कों आदि का निर्माण करते हैं। कायिक विभाजन विभिन्न परिस्थितियों में संपन्न होता है। विद्यार्थियों, कायिक विभाजन ये कुछ कोशिकाएं हैं जिनमें होता है, दे रखी हैं कायिक कोशिकाएं। इनमें वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन होता है। जनक ऊतक अर्धसूत्री विभाजन से जस्ट पहले, यानी जब जनक कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, अंकुरण के समय बीजाणुओं में युग्मनज में, भ्रूण में, इन सभी में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। प्रारंभ में लगभग सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, परंतु परिवर्धन के पश्चात यह विभाजन पादप के कुछ विशेष अंगों तक सीमित रहकर ही संपन्न होता है। पादप में बारंबार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को विभजोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये विभजोतक जड़ों, तने के अग्रभागों, तरुण पत्तियों, पुष्पीय कलिकाओं इत्यादि तथा ऐधा में उपस्थित होते हैं। समसूत्री विभाजन पादप की वृद्धि के दौरान इन्हीं भागों में पाया जाता है। यानी जो विभजोतक हैं, ऐसे ऊतक जो हमेशा विभाजनशील रहते हैं, उनमें कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन ही पाया जाएगा। समसूत्री विभाजन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो समसूत्री विभाजन अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, मेंटेनेंस, मरम्मत के लिए। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि पादपों में नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं हटती रहती हैं, तो नई कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। समसूत्री विभाजन संततिकरण के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। परप्यूट्यूएशन यानी अपनी संतति निर्माण करना, जनन नहीं है यहाँ पर, संतति निर्माण करना समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कुछ जो निम्न विकसित पादप होते हैं, है ना, उच्च विकसित पादपों में तो लैंगिक जनन पाया जाएगा, लेकिन कुछ कम विकसित पादप जैसे शैवाल हैं, है ना, कुछ कवक हैं, इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा भी जनन होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न पादप जनकों के समान होते हैं क्योंकि इनमें गुणसूत्र और जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विभाजन में कोशिका व गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितने गुणसूत्र जनक कोशिका में होंगे उतने ही उसकी संतति कोशिकाओं में पाए जाएंगे। गुणसूत्रों में मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन न होने से यह विभाजन जीवों में गुणों की स्थायित्वता प्रदान करता है। स्टेबिलिटी यानी गुण बदलते नहीं हैं, एक जैसे ही रहते हैं। गुणों में स्थायित्व प्रदान करने का कार्य समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन एक कोश के जीवों में प्रजनन व बहुकोश के जीवों में शरीर निर्माण तथा उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, अमीबा है जैसे, तो उसमें एक कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त हो गई, तो ये प्रजनन का एक तरीका हो गया। और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं में वृद्धि समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। यह विभाजन जीवों में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के दौरान उनका पुनः उत्पादन करता है। ये हमने शुरू में ही पढ़ा। कई ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। अलैंगिक जनन के समय बीजाणु निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। विद्यार्थियों, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन का होना अति आवश्यक है। अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा ही होगा, लेकिन अलैंगिक जनन के समय जब बीजाणु बनते हैं तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है और उनके द्वारा बीजाणु बनते हैं। कैलस संवर्धन समसूत्री विभाजन द्वारा ही संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं का अपेक्षाकृत अविभेदित ऊतकों के समूह को कैलस कहते हैं, जिसे अगार पौष माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिकाओं का एक अविभेदित समूह, यानी एक कोशिकाओं का इसको कहें झुंड कहें, या कोशिकाओं का एक
एक टुकड़ा, तो उसके द्वारा हम किसी भी पादप अंग का निर्माण कर सकते हैं। उसको हम कैलस संवर्धन कहते हैं, यानी कैलस से विभिन्न पादप या संपूर्ण विभिन्न पादप भाग या संपूर्ण पादप का निर्माण कैलस संवर्धन कहलाता है। हमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसका कैलस संवर्धन भी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्लोन भी इसी विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। क्लोन होता है किसी भी पादप या जंतु की हूबहू बिल्कुल फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का मतलब ये होता है कि उसकी जो आनुवांशिक संरचना है वो समान होगी। तो आनुवांशिक संरचना कैसे समान रह सकती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा ही रह सकती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में तो कोशिका विभाजन में गुणों में, आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो कैलस संवर्धन, क्लोन, ये सब समसूत्री विभाजन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। विद्यार्थियों, समसूत्री विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है। केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन में एक केंद्रक 2 संतति केंद्रक में परिवर्तन हो जाता है। जनक कोशिका में सूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव भी 2 भागों में बंट जाते हैं। पहले केंद्रक एक कोशिका है जो समसूत्री विभाजन करेगी, तो उसका केंद्रक पहले 2 केंद्रकों में बंट जाएगा। इसे हम कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन कहेंगे। और फिर उन दोनों केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका द्रव भी विभक्त हो जाएगा, जिसे साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक नवनिर्मित केंद्रक उपस्थित रहता है। सूत्री विभाजन के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव के विभाजन को कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रक विभाजन है उसकी विभिन्न प्रावस्थाएं हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की दृष्टि से हम उनको विद्यार्थियों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये जो चारों हैं ये कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक द्रव्य विभाजन की अवस्थाएं हैं। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये इंटरफेज है, अंतरावस्था है ना। और इस प्रकार से यह एक पूरा का पूरा कोशिका चक्र है, जिसमें अंतरावस्था के बाद कोशिका विभाजन प्रावस्था में प्रवेश करती है। पहले केंद्रक विभाजित होते हैं, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज में ये आप देख सकते हैं 2 केंद्रक हैं, लेकिन कोशिका एक ही है। उसके बाद दोनों केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका द्रव का निर्माण हो गया और एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन माइटोसिस में हो गया। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।